जैसे जैसे पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट करती जा रही है, वैसे वैसे एनर्जी रिसोर्सेज का कंट्रोल, उनकी सप्लाई एंड उनका एक्सेस एक मेजर जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम बन चुका है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर जो एनर्जी रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं और कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के अगेंस्ट एंड उनका सोल्यूशन कैसे ढूंढा जा सकता है। सो वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दी आईएएस हब। मेरा नाम है राही मेहता एंड आज की इस वीडियो का नाम रहेगा द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी एंड हु कंट्रोल आवर नेचुरल रिसोर्सेज और हु कंट्रोल आवर एनर्जी रिसोर्सेज। इस पूरे मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन कौन से जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज की अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी किसी भी कंट्री के अंदर उनकी नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही मेजर चैलेंज हो सकती है। जितना ज्यादा एनर्जी सिक्योर कोई कंट्री होगा उतनी ही ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनल सिक्योरिटी उस कंट्री के अंदर हमको देखने को मिलेगी। जैसे कि एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच में एक डायरेक्ट कोरिलेशन है, ऐसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड एनर्जी सिक्योरिटी के बीच में भी एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर कहीं पर जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होते हैं, फॉर एग्जांपल इराक और कुवैत की जो वॉर हुई थी 1990s में, उसका इंप्लीकेशन एनर्जी रिसोर्सेज पर पड़ा। प्राइसेस जो थे वो पेट्रोलियम के राइज कर गए। ऐसे ही बहुत सारे इंस्टांसेस पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में हो चुके हैं जब किसी ना किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते ऑयल के प्राइसेस या तो कम या फिर ज्यादा हो जाते हैं, जिसका इन्फ्लुएंस, जिसका इंपैक्ट पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर पड़ता है, खास तौर पर उन नेशंस के ऊपर जो एनर्जी रिसोर्सेज के नेट इंपोर्टर है, ना कि एक्सपोर्टर। इसके साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ती जा रही है, क्योंकि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं दे आर फाइनाइट एंड जितने ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज हमने कंज्यूम किए, जितने ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स हमने बर्न किए, उतना ही ज्यादा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। उसका भी इन्फ्लुएंस जो है वो फ्यूचर में इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है वो उसका भी हमको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी होगी तभी तो मैन्युफैक्चरिंग चल पाएगी, तभी तो ऑटोमोबाइल सेक्टर चलेगा, तभी तो शिप्स चलेंगी, तभी तो ट्रेड होगा, तभी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। हर एक चीज एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। हमारे फार्म में चलने वाले ट्रैक्टर से लेकर आसमान में उड़ने वाले प्लेन तक हर चीज एनर्जी सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस, इसके ऊपर हम एंड में बात करेंगे। तो आइए अब पहले देखते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर सबसे मेजर प्लेयर कौन से हैं और एनर्जी रिसोर्सेज में हम किन किन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। हम पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं जो एनर्जी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनमें सबसे मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है, जो कि ऑयल रिजर्व्स यानी कि पेट्रोकेमिकल, ये पूरी दुनिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बहुत कम कंट्रीज ही ऐसी हैं जो इनको कंट्रोल करती हैं। जैसे कि वेनेजुएला सबसे बड़ा रिसोर्स जो है, सबसे बड़े रिजर्व जो है वो नेचुरल गैस के, नेचुरल ऑयल के, वो वेनेजुएला के पास मौजूद है। सेकंड नंबर पर सऊदी अरेबिया, थर्ड नंबर पर कनाडा, फोर्थ नंबर पर ईरान एंड फिफ्थ नंबर पर इराक। ये मेजर 5 प्लेयर्स हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व जिनके पास मौजूद हैं। यानी कि सिर्फ 5 कंट्रीज सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व इनके पास मौजूद है, यानी कि पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इन कंट्री के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर हम इसको और आगे से समझें तो शेयर ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व में अभी हमने देखा जैसे कि वेनेजुएला का जो नंबर है वो सबसे ऊपर है। इसके साथ ही वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, नाइजीरिया, लीबिया, कुवैत, ईरान, इसके अलावा कनाडा, रशिया, ये सभी कंट्रीज जो है इनके पास मेजर ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं और यही कंट्रीज है जो ऑयल की सप्लाई को रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं। यही कंट्रीज ओपेक या फिर ओपेक प्लस का पार्ट है जो पूरी दुनिया के अंदर ऑयल के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा वेनेजुएला सबसे बड़ा, उसके बाद आपका सऊदी अरेबिया, कनाडा, इराक एटसेट्रा, ये सभी कंट्रीज जो है वो सबसे ज्यादा नेचुरल रिजर्व, सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स इनके पास मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑयल, गैस एंड अमोनियम पाइपलाइन की थ्रू रशिया टू इनटू यूरोप, देखो नेचुरल गैस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल गैस की सप्लाई, सबसे बड़ी सप्लाई या सबसे बड़ी पावर नेचुरल गैस के केस के अंदर आ जाता है, उसका नाम रशिया का। तो रशिया ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन, यमल पाइपलाइन, दरजुबा पाइपलाइन, ब्रदरहुड पाइपलाइन, बहुत सारी पाइपलाइंस हैं जो रशिया के थ्रू यूरोप को एनर्जी रिसोर्स या फिर नेचुरल गैस सप्लाई करती हैं। इसका इंप्लीकेशन एनर्जी सिक्योरिटी या जियोपॉलिटिक्स पर कैसे पड़ता है? आप सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। वॉर शुरू कब हुई थी? फरवरी 2022 को शुरू हुई थी, जब यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा ठंडी पड़ रही थी। रशिया ने तभी यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और उसके साथ ही
पूरे यूरोप की जो गैस की सप्लाई थी उसको कट कर दिया। यूरोप जो है वो रशिया से आने वाली गैस के ऊपर 80% डिपेंडेंट है। वहां की एनर्जी, वहां की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वहां पर हाउसेस के अंदर हीटिंग, वो सब कुछ उसी गैस से ही चलता था। रशिया ने जैसे ही यूक्रेन पर अटैक किया, यूरोप को स्टैंड स्टिल करने के लिए, यूरोप को साइडलाइन करने के लिए रशिया ने उनकी गैस की पाइपलाइंस को कनेक्शन काट दिए, जिसके चलते यूरोप जो था वो रशिया को चैलेंज नहीं कर पाया। सो ये है जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन। जो कंट्रीज रिसोर्सेज को कंट्रोल करेंगी वही जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करेंगी, और वही रशिया यूक्रेन की वॉर के दौरान यूरोप के साथ सिनेरियो बना। इसके साथ ही अगर हम आगे देखें तो आज की डेट में ये जो ऑयल का सिनेरियो है, नेचुरल गैस का सिनेरियो है, ये चेंज भी हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर शेल ऑयल रेवोल्यूशन हो गया। पहले अमेरिका के अंदर शेल ऑयल या शेल गैस ये दोनों ही बिल्कुल नाम मात्र मिला करते थे, पर धीरे धीरे सन 2000 से 2010 से फिर 2015, 20 लगातार शेल ऑयल का प्रोडक्शन, शेल गैस का प्रोडक्शन अमेरिका के अंदर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका भी पहले पूरी दुनिया में खास तौर से मिडिल ईस्ट से, पर्शियन गल्फ कंट्री से ऑयल को इंपोर्ट किया करता था, नेचुरल गैस को इंपोर्ट किया करता था। पर जब से अमेरिका के अंदर शेल गैस, शेल ऑयल रेवोल्यूशन हुआ, अब अमेरिका नेट इंपोर्टर नहीं है। अब अमेरिका इनको एक्सपोर्ट कर रहा है और एक मेजर सप्लायर के रूप में पूरी दुनिया के अंदर देखा जा रहा है। तो इसने पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज करके रख दिया। वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, वो पर्शियन गल्फ कंट्रीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल के सप्लायर हुआ करते थे, अब उनको रशिया एंड अमेरिका ये चैलेंज कर रहे हैं, जिसके चलते काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन सिनेरियो जो है वो क्रिएट होते जा रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करें, जैसे अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज के अलावा अगर क्रिटिकल मिनरल्स की भी बात करें, तो हम जानते हैं कि चाइना की जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मोनोपोली है। चाइना पूरी दुनिया के क्रिटिकल मिनरल्स को, लगभग 80% क्रिटिकल मिनरल्स को कंट्रोल करता है। और ये क्रिटिकल मिनरल्स कहां इस्तेमाल होते हैं? ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, सेमीकंडक्टर्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, बैटरीज को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे जैसे दुनिया अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल बैटरीज की सप्लाई, खास तौर पर जिनमें लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, चाइना पूरी दुनिया की लिथियम सप्लाई को लगभग 80% कंट्रोल करता है। अब ऑयल तो चाइना के पास इतना नहीं था, या फिर नेचुरल गैस भी चाइना के पास इतनी नहीं थी, तो चाइना ने एक नए तरीके से पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया। चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स को अपने कंट्रोल में ले लिया, जैसे कि कॉपर, जैसे कि निकल, जैसे कि लिथियम। ये सभी मिनरल सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मौजूद हो, कहीं भी मौजूद हो, ज्यादातर माइंस जो है वो चाइना ने ठेके पर ले रखी हैं। इसके साथ ही अगर हम आगे बात करें, अगर हम साउथ चाइना सी की भी बात करें, तो साउथ चाइना सी को लेकर चाइना इतना एग्रेसिव क्यों है? चाइना क्यों 9 डैश लाइन के ऊपर फोकस करता है? अब तो चाइना ने अपनी 9 डैश लाइन से भी लिमिट को आगे बढ़ा लिया है। वो फिलीपींस एंड इंडोनेशिया के इंटरनल वाटर्स तक घुसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं साउथ चाइना सी के अंदर जहां पर ऑयल एंड गैस मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया का 1/3 ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व, जिसको अभी तक ढूंढा नहीं गया है, वो साउथ चाइना सी में ही मौजूद होने वाला है। तभी चाइना साउथ चाइना सी को लेकर इतना ज्यादा कंजर्व है। बिल्कुल भी किसी भी कंट्री की इंटरफेरेंस चाइना इस एरिया के अंदर बर्दाश्त ही नहीं करता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी। एंड नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें जियोपॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी की ही, रशिया ने भी यूक्रेन पर अटैक क्यों किया? क्योंकि रशिया यूक्रेन के साथ साथ ब्लैक सी का जो रीजन है, जहां पर यूक्रेन की बाउंड्री लगती है, मैरीटाइम बाउंड्री लगती है, रशिया की भी लगती है। अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेता तो नेटो फोर्सेस ब्लैक सी के अंदर आ जाती, एंड फ्यूचर में रशिया यहां पर जो ऑयल ड्रिलिंग या गैस ड्रिलिंग करना चाहता था उसको लेकर एक चैलेंज क्रिएट हो जाता। तो उन सभी चैलेंजेस से बचने के लिए रशिया अटैक्ड यूक्रेन, ताकि ब्लैक सी का पूरा एक्सेस जो है वो रशिया के पास रहे। एंड ब्लैक सी से जितनी भी पाइपलाइंस रशिया ने डेवलप की हुई हैं, जो टर्की तक जाती हैं या ईस्टर्न यूरोप तक जाती हैं, वो हमेशा उसके कंट्रोल में रहे और कोई भी कंट्री वहां पर आ ना पाए। तो इस पूरी दुनिया के एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर रशिया, यूएसए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड चाइना, ये 4 मेजर प्लेयर्स हैं। इंडिया का यहां पर क्या रोल है? देखो, इंडिया अभी भी एनर्जी इंपोर्टर है। इंडिया अपने फॉसिल फ्यूल्स के रिक्वायरमेंट का 80% अभी इंपोर्ट करता है। बट फ्यूचर में ये सिनेरियो चेंज होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस करे, ना कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसके चलते इंडिया ने बनाया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एंड पेरिस एग्रीमेंट का भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो फ्यूचर में जैसे जैसे इनकी सप्लाई बढ़ेगी, एनर्जी, ये विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी की सप्लाई जब बढ़ेगी, इनकी डिमांड जब बढ़ेगी, तब पूरे दुनिया के अंदर ये जो मेजर प्लेयर्स जो फाइनाइट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की सप्लाई करते हैं, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर एक नेगेटिव थिंग क्रिएट होने की आशंका है। बट हर कंट्री को आज की डेट में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपनी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर लगातार बढ़ाएं, ताकि फ्यूचर में इस क्लाइमेट चेंज के कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकें। अगर आगे हम देखें तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर रशिया ने पूरी दुनिया को रशियन यूक्रेन वॉर के बाद ऑयल सप्लाई बढ़ानी भी शुरू करी। रशिया ने चीप ऑयल सप्लाई करना शुरू कर दिया। चाइना, इंडिया, इन्होंने भारी मात्रा में रशिया से चीप ऑयल खरीदा। इसने भी मिडिल ईस्टर्न एंड सभी कंट्रीज के जो एनर्जी सिक्योरिटी या एनर्जी सप्लाई थी उसको चैलेंज किया। आज इंडिया अपना 40% फॉसिल फ्यूल या पेट्रोलियम जो है वो रशिया से ही ले रहा है, जबकि पहले 40% से ज्यादा फॉसिल फ्यूल जो था वो हमारा मिडिल ईस्टर्न कंट्री से आया करता था। तो पूरा एनर्जी सिनेरियो, एनर्जी मार्केट रशिया ने चेंज करके रख दिया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आर्कटिक रीजन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के चलते आइस मेल्ट कर रही है, नए शिपिंग रूट्स ओपन हो रहे हैं, एक नया कोल्ड वॉर जो है वो आर्कटिक के अंदर शुरू होने जा रहा है, क्योंकि आर्कटिक के अंदर दुनिया का 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल रिजर्व एंड 30% गैस रिजर्व मौजूद है, जिसको हर कोई कंट्री कंट्रोल करना चाहती है और हर कोई कंट्री यहाँ की शिपिंग रूट्स को भी कंट्रोल करना चाहती है। तभी रशिया और अमेरिका और सभी मेजर पावर्स जो है वो यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जितना भी रिसोर्सेज का जियोपॉलिटिक्स है, ये एक वीडियो में कम समय में कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो आने वाले फ्यूचर में हम नई नई वीडियोस इसके ऊपर बताते रहेंगे, बात हम करते रहेंगे। आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।